हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्यू का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल पोटेंशियल, यानी कि दो पॉइंट ले लो यार और दोनों के बीच पोटेंशियल क्या है? इक्वल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा। तो दो इक्वल लेंथ के बीच अगर दोनों दो इक्वल हाइट हो और उन दोनों के बीच का बोले कि आप डिफरेंस बताओ, आप कितना बताने वाले हो? जीरो। अंडा बताओगे ना? क्यों? क्योंकि आप डिफरेंस पूछ रहे हैं और इक्वल में डिफरेंस जीरो होता है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। इक्वल पोटेंशियल सरफेस में बताया ये गया, और ये देखो एग्जाम में है ना, बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देख दो आईआईटी नीट जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप लोगों को, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों है, अगर मान लो ये चार्ज है फ्री स्पेस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ये आर दूरी पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा इस सरफेस पे, ये मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड से रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब जब अलग अलग रहेगा तो हमको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम अगर ले ले यहाँ पे, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ, तो हमारे पास सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला यही ना आया है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इस सरफेस को इमेजिनरी, अब इसको हम करें कि डिफिनेशन दें, तो क्या लिखेंगे हम कि ये इसका डिफिनेशन दे तो क्या लिखेंगे कि दो वो ऐसा एक इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे कि कह रहा है कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done per unit charge। ये बताया जा चुका था। in the bringing from infinity to at a point against the electrostatic force, ये बताया गया है। इसमें कह रहा है it is an scalar quantity, यही बताया, measured by volt and potential difference between two point, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। अगर मान लो ये चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है, छोटा सा चार्ज, एक जो कि एक कूलम पॉजिटिव है। ठीक है, इसको यहां से यहां तक लाते हैं, ए पर लाए और ए से फिर बी पर ले आए। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल को ए डिनोट किए और यहाँ पे पोटेंशियल को अगर बी डिनोट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? वी बी माइनस बी ए होगा। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है is the work done to move a unit positive charge from A to B. This concept break down with the idea of equipotential surface built, as these are the surface where this potential value remain constant everywhere. It means what? It means simple सा logic है कि एक इमेजिनरी सरफेस ले लो और उसको यहाँ पे या उसके चारों ओर कहीं पे भी, क्या कह रहा है, कहाँ रहता है, क्या रहता है मेरे पास? कांस्टेंट के रूप में रहता है। अब इस चीज को यहाँ पे हमको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पॉइंट को मान लो ए और इसको मान लो बी, तो भी ए वी बी ले लेते हैं, वी बी माइनस वी ए वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट ले ले रहे हैं ए और यहाँ पे ले ले पॉइंट बी,
तो इस पे जो हम लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहां से जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों क्या है, सेम है। जबकि हमारे पास बोला ही गया है कि सेम है, तो उस कंडीशन, तो एक सरफेस बना ये, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का उस आधार पे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखें, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज थ्री डायमेंशनल सरफेस। जाहिर सी बात है, सरफेस की बात कर रहा है तो कोई चार्ज फ्री स्पेस में हो, जस्ट लाइक एक ग्लोइंग बल्ब को डाल दो तो वो रे जो निकालेगा वो सारा डायरेक्शन में निकालेगा, ऐसा तो नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि थ्री डायमेंशनल सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड वेन, कह रहा है कि वी कैन ड्रॉ फैमिली ऑफ सच सरफेस each corresponding to different constant value of the potential. Think of them as a counter lines on the map, but for the electric potential instead of the altitude. अब यहां पे बात कर रहा है, जो समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज ले लीजिए, ये है प्लस क्यू चार्ज। अब यहां से हम दूरी ले लेते हैं, ये वाला आर है, यहां से दूरी ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ए यहां पे A2, A1 A2 यहां पे ले लेते हैं, ये भी आर है A3 और ये भी आर है A4, ठीक है। अब ये सब हमारे पास A4 है, ये भी आर दूरी पर है, तो ये चारों तरफ से अगर हम इमेजिन करें तो ये एक सरफेस बनेगा। अब यहां से यहां तक चलते हैं, मान लो कि यहां से जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालें तो ई भी बराबर जो होता था ई इंटू आर भी होता था ई डॉट आर, ई आर कॉस थीटा। अगर इस फॉर्मूले का यूज करें, इस फॉर्मूले का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है, और हमको इस सरफेस पे इधर की ओर अगर चले तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अगर थोड़ा सा डी आर इधर की ओर चले, डी आर इधर की ओर चल रहे थे तब ना एक्सप्रेशन निकला था मेरे पास पोटेंशियल का। अगर हम डी आर इधर की ओर चले, छोटा सा तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर ही चले तो हमारे पास भी बराबर, अगर डी भी बराबर लिखे तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस कितना डिग्री लिखे, 90 डिग्री। तो जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इधर से इधर ले जाने में कोई वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपका वर्क डन क्या हो जाता है, 0, याद रखिएगा। जबकि पोटेंशियल, ध्यान रखना है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन व्हेन चार्ज मूव ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यहां से ए से बी तक गया मान लो, तो खुद सोचो कि यहां से अगर इस तरह से थोड़ा सा भी चलेगा तो ये जो चला, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था और पोटेंशियल का डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो यहाँ पे तो हर एक छोटा अगर हम ले लें, हर एक dx, तो ये क्या हो रहा है, हर समय क्या हो जाएगा, वर्क डन मेरा 0 होता जाएगा ना। समझ आ रही बात। तो इसमें यही कहा गया, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे, यहां पे देख लीजिए आप कि को प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन, यहां पे बताया गया है कि वर्क डन इज 0। ये वर्क डन 0 का मतलब अभी आपको बताया। अब यहां पे लिखा है दिस मोस्ट, कराएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from one point to the another point on equipotential surface is always 0। क्यों 0 हुआ जो बता दिए हम, 0 इसलिए हो रहा है कि E इंटू डी आर इंटू कॉस क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में हमारे पास बताया गया कि ये क्या होगा, हमेशा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वेयर
डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। और डेल्टा भी, अब जब दो इक्वल चीजों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, दो आदमी है सेम हाइट का, हम पूछे कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना आने वाला है? यू हैव 0, योर वैल्यू विल बी 0। लग रहा है कि सिंस फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फाइनल और इनिशियल जो होता है वो क्या होगा? सेम। अब तुम खुद सोचो कि भी ए माइनस अगर भी भी ले लेते हैं और ये अगर 0 हो जाए, तो लग रहा है कि भी ए बराबर क्या आ जाएगा? भी भी होगा। तो यहाँ पे लिख दिया फाइनल, फाइनल में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो भी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा आपस में? बराबर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है हमेशा 0 होगा। तो ध्यान रखना, यहां से करेगा क्या, क्वेश्चन कसेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा 0 होता है? नहीं, 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि if a charge move on equipotential surface from one point to the another point, then the work done will be always 0, not 0, less than 0, greater than 0, इस तरह से दे देगा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? हमने कहा कि कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से अगर मूव करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाता है, तो उस स्थिति में कॉन्सेप्ट को समझो, उस स्थिति में वर्क आपका 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को आप मूव करवा रहे हो, आप कहीं भी ले जा रहे हो, तो आपका वर्क क्या होगा? 0 होगा। वो 1 कूलम हो या 10 कूलम हो। ठीक है। जस्ट लाइक कि आप पढ़ते थे एक कुली है जो कि सरफेस पे लेके चल रहा है, तो उसका वर्क डन 0 होता था, क्योंकि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा होता है। इस तरह से बताया गया था कि एक कुली है जो अपने सरफेस पे, अपने सर पे एक सामान लेकर करके, और ये चल रहा है। ठीक है। ये चल रहा है तो फोर्स तो ऊपर लगा रखा है, और चल किधर की ओर रहा है? इधर की ओर। तो कितना हो जाएगा वर्क डन? हमेशा 0। और यही चीज होता है यहाँ की कंडीशन में। एक चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, एक चार्ज, दूसरा चार्ज अगर मान लो यहाँ पे है, और ये चार्ज को इधर इधर ना कर करके ऐसे अगर बढ़ाओगे, तो फोर्स का वैल्यू ये रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। यानी कि किसी भी सरफेस पे वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? 0। तो यही तो बोल रहा है, नो एनर्जी इज एक्सपेंडेड टू मूव अलोंग द सरफेस। यानी उस सरफेस के लॉन्ग चलने पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंड नहीं होता है, कोई भी एनर्जी आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे बता दिया, आपका मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया है यहाँ पे। देखिए लेट्स, ठीक है, फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डन यहाँ पे दे दिया है कि कैसे हम लोग उस चीज को, तो आप समझिए कि छोटा सा दे दिया, W बराबर Q इंटू ये होता है। ठीक। फ्रॉम DL, ये देखिए तो यही ना है, W बाई, याद है, Q इक्वल टू V होता था, पढ़े थे हम, बताए हैं हम, सारा कुछ बताया हुआ। तो W बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? Q इंटू V। और V किसके बराबर? V आया, Q इंटू V आया, W बराबर आया मेरे पास Q इंटू V। ठीक है। और V क्या था मेरे पास? E इंटू DL, यानी कि लेंथ जो चलता है, यानी DE इंटू DR ले लेते हैं। DL नहीं, मैं यूज किया हूं DR, चलो DR ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास V बराबर, E बराबर क्या था? V बराबर क्या था? E इंटू DR। तो बताओ W बराबर Q E DR होगा, है? E इंटू DR। अब ये DR जाएगा कहीं से कहीं तक, E DR इंटू कॉस कितना लिखे हम? 90 डिग्री लिखना पड़ेगा हमको।
cos 90 डिग्री, क्योंकि सरफेस पे चल रहा है, इस तरह का सरफेस पे चल रहा है, ये चार्ज कैसे चल रहा है, ये मान लो ये चार्ज क्यू है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ये, और ये इस सरफेस पे चल रहा है इस तरह का, ये इस सरफेस पे चल रहा है, तो डी आर किधर की ओर है, ये डी आर का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो वर्क डन तो यही ना हुआ, इधर की ओर चले तो वर्क डन बराबर हमारे पास अगर निकाले तो वर्क डन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको पता है कि वर्क डन बराबर होता है क्यू इंटू भी, और भी अगर निकालना हो तो भी बराबर होता है ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे किया है। ठीक है, ए टू बी, वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि भी बराबर हम निकाले हैं अभी ई इंटू डी आर, दो पॉइंट्स के बीच का रहेगा तो डिफरेंस के रूप में यही होगा, देयरफॉर तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी माइनस भी ए, by the definition of any two points A to B the equipotential surface, तो दिए दोनों बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, दिस इज immediately implement that implies that the potential difference VB minus V is zero। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि फिर क्या हो रहा है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, दिस होल्ड ट्रू। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पार्ट टेकन बाय द टेकन बिटवीन द पॉइंट्स एज अलोंग द पाथ लाइज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बता दिया, वही उसी चीज को बता दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बता दिया प्रॉपर्टीज में, देखो यहाँ पे तीन तरह का ध्यान रखना है, ये जो दिया है ना ये बहुत काम का चीज, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। कैसे, ये जो पोटेंशियल बना इसको कहा गया इक्व पोटेंशियल स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्व पोटेंशियल सरफेस, ये स्फेरिकल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक प्लेन के रूप में, जस्ट लाइक इमेजिन करो आप कि यहाँ पे हम एक चार्ज दिए हुए हैं, इस यहाँ पे इस रॉड पे चार्ज दे रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो ये भी इमेजिन करो, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह का लाइन जनरेट करेगा ये चारों तरफ, इधर की ओर भी और इधर की ओर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का करेगा, तो एक छोटा सा सिलेंडर बन जाएगा, ये इस तरह का सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन सरफेस की तरह ये बनेगा, ये बनेगा मेरे पास। अब यहां से ये देखना, ध्यान देना है, यहाँ पे ये है, तो इस तरह से अगर जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहां से हम यहाँ पे मूव करें, या इस पॉइंट से पॉइंट बी पे जाए, तो अगर ये पे बी पे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेरा यही ना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यही कहा गया कि जब वर्क डन की वैल्यू जीरो होगा अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक जाने में, तो एक एक सरफेस इमेजनरी सरफेस क्रिएट कर देगा, और उसी सरफेस को क्या कहा गया, तो यहां से लग रहा है कि इस तरह का मेरे पास एक सरफेस बन जाएगा। डूब जाएगा,
ये हो गया। देखो हम सरफेस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ठीक ना। ये बना, तो ये एक लग रहा है कि ये प्लेन बन गया, ये वाला लग रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल क्या बन जाएगा ये, जगह हाथ तो क्या होता तुम, तो ये नहीं लग रहा है। देखो तो इक्वी, ये क्या बन गया मेरे पास, इक्वी, ये दोनों मिलकर क्या बना, इक्वी पोटेंशियल प्लेन बना। यानी कि एक, अब ये किसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तुम खुद सोचो, कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म बाय व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यानी कि पहला प्रॉपर्टी यह है मेरे पास कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस at every point. This orthogonal relation is direct consequence of the zero work done property. The electric field vector point in the direction of the, ठीक है, status decreases in the potential difference potential. This direction must be normal to the surface where the potential does not change at all. और ये तो बता दिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो प्रॉपर्टी सरफेस का ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट जो है, अगर हम बोले कि टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, टाइप की बात करें, तो टाइप कौन कौन सा होगा, तो पहला हो जाएगा ए में क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, सच, यहां पे लिख देते हैं, सच लिखो तो, सच काइंड ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, फॉर्म बाय पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज is placed at रुक जाओ, ये वाला नहीं होगा, ये गलत हो गया, केवल पॉइंट चार्ज होगा, फॉर्म बाय पॉइंट चार्ज। क्या नहीं समझ में आया, समझ में आया, ये केवल स्फेरिकल किसके द्वारा बनाएगा, तो पॉइंट चार्ज के द्वारा बनाया जाएगा। देख लो यहाँ पे ये मेरे पास है, अगर हम बोले कि इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ, तो आपको करना क्या है कि ये इस तरह से एक, ये है, और ये मेरे पास सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे हमने दूसरा बी में क्या रहा है, कैसा रहेगा, तो मेरे पास कहा गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल प्लेनर, ठीक है, तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहा गया, एक प्लेन कह दिया है, लिख लेंगे, सच काइंड ऑफ सरफेस किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, सरफेस फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, एक्सटेंडेड,
चार्ज बॉडी, ये किसके द्वारा किया जाएगा? एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी द्वारा किया जाएगा, हमेशा याद रखना। यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास चार्ज बॉडी है तो इसके ये बोल देगा और पूछेगा कि ये बताओ कि किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, तो क्या जवाब होना चाहिए? प्लेनर, एक प्लेन बनाता है वो, ठीक है। अब प्लेनर में समझ में आ रही बात, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी, तो इस तरह का एक सिलेंडर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये तो ये एक सिलेंड्रिकल बना है, नहीं बनेगा, चारों तरफ में होगा, ये चारों तरफ इस पॉइंट से यहां तक लेके आओगी, यहां तक लेके आओगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये सिलेंड्रिकल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कह रहा है प्लेनर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे समझा, प्लेनर कहने का मतलब ये मान लो एक चार्ज दे दिया और चार्ज केवल एक ही डायरेक्शन में रहे, ठीक है। या पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दो, जैसे सूर्य की किरणें हमारे तक आती है, वो क्या आती है? पैरेलल आती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सोर्स से निकला होगा तो पैरेलल निकला होगा, सोर्स से निकला होगा तो परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक बल्ब की तरह नहीं निकला होगा। अगर ये सोर्स से निकल रहा है तो इस तरह से नहीं निकला होगा। ऐसा नहीं ना है कि दोनों यहां से पैरेलल निकला होगा, नहीं निकला होगा। सूर्य की किरणें जब निकली होंगी तो यानी कि ये प्लेनर जो एक पोटेंशियल सरफेस एक प्लेन की तरह होगा, वो प्लेन जो है कब होगा? तो कह रहा है एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी, या लिख देते हैं वेन पॉइंट चार्ज 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 कहां पे रखा जाएगा? प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वेन पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? जब पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी में पुट कर दोगे, रख दोगे, तब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास हो गया, सी लिख लेते हैं। सी में देखो तो ये मेरे पास क्या है, देखो तो ये किस तरह का शेप है, लग रहा है डंबल टाइप का। ये किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यहां पे देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो तुमको दिख रहा है रेड 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 वाला, ये वाला है ना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ना कि ये जो निकल रहा है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। लेकिन ये जो सरफेस जो बन रहा है, ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताओ कि ये लग रहा है किस तरह का लग रहा है? ये देखने पे डंबल टाइप का निकल लग रहा है। अगर हम बोले यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दो, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण कैसा होगा? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के कारण कैसा होगा? तो डंबल टाइप शेप तो होगा, लग रहा है कि दो गो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल है ये, एक दबा हुआ है, देख रही हो? ये होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है ना, तो ये देख रही हो यहाँ पे ये वाला एक सरफेस बना, देख रही है यहाँ पे ये सब लाइंस है, समझ रही बात? तो इस तरह का एक पोटेंशियल सरफेस बन सकता है, ये वाली बात, ठीक है। देख रहे हैं हम, तो ये किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो हो गया पॉइंट चार्ज के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किसके कारण हुआ? डाइपोल के कारण। ये हो गया पॉइंट के चार्ज, और ये हो गया हमारे पास कौन क्या रहा है? एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के कारण। मान लो कि हम यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लें तो प्लेन ही न बनेगा, इस तरह का प्लेन। यानी कैपेसिटर की बात करेंगे वहां पे, तो वहां पे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? मतलब कि इधर की ओर वर्क डन का वैल्यू क्या रहेगा मेरा? जीरो रहेगा। इधर इधर की ओर वर्क डन का वैल्यू क्या रहेगा मेरा? जीरो रहेगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस
इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों इम्पॉसिबल है उसकी भी बात कर लेंगे अभी हम। कह रहा है कि टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज में आ रहा है जो भी चल रहा है अभी। इफ दे डिड, अगर ये लोग ऐसा करते हैं, इफ दे डिड the point of intersection would have two different value of electric potential simultaneously, which is physically impossible. For instance, if a 5-volt surface and 10-volt surface intersected, the point of intersection would have to be at both 5 volt and 10 volt, a clear contradiction. This is an analogous to how two electric field line never cross at that point. है ना, हम लोग पढ़े हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता है, केवल टेंजेंशियली टच करता हुआ जाता है। समझे बात? तो टेंजेंशियली टच करता हुआ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि कोई यहाँ पे एक चार्ज है, इसको कोई चार्ज है Q1 और इस इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाने में काम किए, वो किए हम 5 वोल्ट, ये कह रहा है। तो 5 वोल्ट तो यहाँ पे एक सरफेस बन गया है, इसका 5 वोल्ट का एक सरफेस 5 वोल्ट का बन गया, और दूसरा एक चार्ज है प्लस Q, उसको हम इन्फिनिटी से लाए हैं और वहीं तक आर ही दूरी तक है। इसमें भी जैसे आर लाए थे उसमें ही आर लाए थे, इसकी वैल्यू अलग थी। तो यहां से इन्फिनिटी से किसी यहां तक लाया तो वो आया 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों को नजदीक लाए, आर आर था, नजदीक लाए, नजदीक लाने के बाद एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर देता, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद कारण क्या होता, मान लो कि ऐसे इंटरसेक्ट कर देता, तो यहां पे ये जो पॉइंट होता, संभव था कि एक के लिए 5 वोल्ट और दूसरे के लिए 10 वोल्ट रहता, संभव नहीं ना है। तुम एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू कैसे रख सकते हो आप? अरे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो ही यूनिक है ना होगा, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नेवर, इम्पॉसिबल टू इंटरसेक्ट। क्यों? इसका कारण दे दिया गया कि दो अगर इंटरसेक्ट करता है तो दे हैव द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट, है ना, दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, इसका अलग इसका अलग, डिफरेंट हो जाएगा वो भी। तो ये बताया गया। यहां पे देखो कह रहा है विजुअलाइजिंग ऑफ सरफेसेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे करना है। फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड, देखो तो कह रहा है कि फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, point charge, the equipotential surface are a family of concentric spheres concentrated, कट कर रहा है, con is centered on the charge. The potential V is given by kq upon r. For a constant value r must be constant for each defined sphere. देखो तो defined sphere, the electric field lines are radial and thus are perpendicular to this spherical surface। ये तो पहले ही बता चुके हैं और ये यहाँ पे दिखा दिया है, देखिए तो यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये वाला 2 वोल्ट का है, ये कितने का है, 2 वोल्ट का है। उसके बगल वाला 4 है, इसके 8 है, ये है ना 6 है, 8 है। तो ये 8, ये 2 कहने का मतलब यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी, हर जगह पे क्या होगा, 2 ही होगा। यहाँ पे अगर 4 है तो 4 ही होगा। हम यहां से यहां जाएंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे का घटेगा बढ़ेगा, यानी वर्क डन होगा।
ठीक नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हर एक इलेक्ट्रॉन्स का एक अपना एनर्जी लेवल होता था, नहीं लग रहा है? सब कोई रिलेटेड नहीं है, हर एक का एनर्जी लेवल होता था। उस एनर्जी लेवल में अगर घूम फिर रहा हो तो वर्क डन 0 होता था, लेकिन अगर उसको एक एक से दूसरे में जाना हो या इसमें से इसमें जाना हो तो एनर्जी लेता था या गेन करता था, यही होता था ना। यहाँ पे भी वही चीज दिखाया है, यहाँ पे भी वही चीज कर रहा है, लिख रहा है क्या कि कोसेंट्रिक और स्फेयर्स होता है, कोसेंट्रिक होता है, बहुत सारा सेंटर होता है, सबका सेंटर क्या है, एक ही है ना। कह रहा है इलेक्ट्रॉइड्स कब का होगा, इलेक्ट्रॉइड्स का कंडीशन का क्या होगा, जब आप दो चार्ज को आप नजदीक लाइएगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल तो नहीं ना रहेगा, इलिप्टिकल हो सकता है। तो हमारी बात यहाँ पे फिर कहा गया, यहाँ पे ये तो आ गया उसी चीज को दिखा रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, अभी यहाँ पे यही ग्रेडियंट रिलेशन करने का मतलब हो गया ना कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। तो वर्क बराबर अगर एफ इंटू एस तो एफ इंटू एस की जगह हम डी आर ले लें, ठीक है। डी आर इसलिए ले रहे हैं कि फोर्स के कारण, एक चार्ज है मान लो यहाँ पे, और इस चार्ज के कारण हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन इस चार्ज के कारण यहाँ से आर दूरी पर, इन्फिनिटी से लाए थे यहाँ से आर दूरी पर एक चार्ज को लाए हैं, क्यू को, ये है क्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा एफ, एफ मान लेते, इस पे फोर्स लग रहा होगा ना, एफ मान ले, तो एफ यानी कि वर्क डन बराबर एफ इंटू डी आर ले ले, छोटा सा लेंथ के लिए। क्लियर है? तो छोटा सा लेंथ ले रहे हैं तो हमारे पास वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा, जाहिर सी बात होगा। अब ये डी डब्ल्यू है, एफ इंटू डी आर, एफ बराबर हम पढ़े हैं क्यू इंटू ई, एफ बराबर, तो लग रहा है कि यहां से डी डब्ल्यू बराबर अगर लिखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, और चूंकि वर्क डन हो क्या रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, आपने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना है, आपने काम करना है, आपको काम करना है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना है। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करना उस कंडीशन में क्या, कितना होगा, अगर हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करते हैं तो मेरा वर्क डन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक निगेटिव साइन रन करेगा, क्योंकि हम कोई चीज को उठाते हैं ऊपर की ओर ले जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर रहता है, लेकिन फोर्स किधर की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लगता रहता है, नीचे की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में अपना काम निकाल रहे हैं। अब डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा यहां से, तो माइनस क्यू ई इंटू डी आर, ठीक है। अब इस क्यू को नीचे लेके चले जाओ तो डी डब्ल्यू बटा क्यू लग रहा है डीवी को रिप्रेजेंट करेगा, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बताता था, पोटेंशियल बताता था डीवी को। तो डीवी बराबर क्या निकल के आया, माइनस ई इंटू डी आर आएगा। तो यहां से अगर हम लें तो डीवी अपॉन डी आर ये किसके बराबर हो गया, माइनस ई के, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी का नाम दिया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यही कहलाया पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव करने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटते जाएगी, नजदीक आइएगा तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये साइन यही बता दे रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख दे रहा है, यहाँ पे देखो तो रिलेशन में क्या लिखा है, E इजकल टू माइनस क्या आया, डीवी अपॉन डी डी आर, अभी निकाले आप, देर डीवी अपॉन डी आर की पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो कह रहा है निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट
इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, जो बता ये रहा है कि माइनस डीवीआर, जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा, निगेटिव साइन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट उधर होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द वेयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर द पोटेंशियल चेंज मोर रैपिडली। ठीक, अगर कह रहा है कि ये बता रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, बहुत नजदीक है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लिए तो ये ले लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा ये ले लिए, तीसरा ये ले लिए, समझ में बात। या दो चार्ज ले लेते हो, दो चार्ज ले लो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे दोनों को लेके आओगे तो पोटेंशियल सरफेस जो है इसका इसका एक दूसरे को क्या करेगा, एकदम नजदीक नजदीक आ जाएगा। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जाहिर सी बात है, जब नजदीक नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेयर द सरफेसेस आर फार अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज वीकर। नजदीक दूर रहेगा तो फिर हमारे पास है कंडक्टर एज इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द सरफेस ऑफ एनी चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर इज an equipotential surface. Furthermore, the electric field inside the conductor is zero. इलेक्ट्रिक बता दे रहे, ये क्या कह रहा है, जो बता रहे कि मान लो कि हम बात करते हैं, ये मान लो चार्ज है, स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, तुमको पता है कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि मैक्सिमम दूरी को मेंटेन करे, ये निगेटिव चार्ज देंगे तो भी मैक्सिमम दूरी को मेंटेन करे, क्योंकि लाइक एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये दोनों, ये सरफेस पे अंदर में कोई भी चार्ज रहेगा नहीं रहेगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे कहा कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द सरफेस ऑफ एनी चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों सरफेस है, क्योंकि अंदर का चार्ज क्या हो गया, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नहीं है, तो अंदर में घूमते रहो एक जगह से दूसरी जगह, क्या हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके सरफेस पे आते हो तो ये सरफेस किसके रूप में काम करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में काम करेगा। अब यहां से यहां जाओगी, वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा। समझी भाई बात। तो ये कह रहा है नो वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन कंडक्टर। अंदर में कहीं भी घूमो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर कंडक्टर का वैल्यू क्या होगा, तुम समझ रहे हो। ठीक, दिस मीन्स दैट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज एट द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब अंदर में सबका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, क्लियर है। पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट को अगर कंक्लूड करें तो, क्योंकि वर्क डन वही जीरो होता है जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सरफेस के बीच में 90 डिग्री रहेगा। सरफेस एट एवरी पॉइंट which align perfectly with the properties of an equipotential surface। यहां पे बैठा करो, समझे ना, कल से। अब यहाँ पे हम आगे आगे आ गए। अब यहाँ पे आया है एप्लीकेशन स्पॉटलाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो यहाँ पे आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस नेचर कंडक्टर यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग समझ, एक्सटर्नल ऐसे शील्ड करने का मतलब,
कहने का मतलब होता है ना कि कोई चीज को, कोई भी एक सामान है उसको अंदर रख दो, कोई चीज को, ठीक, तो वो बाहर के दुनिया से प्रोटेक्टेड रहे, तो उसको क्या करते हैं, सील पैक करना करते हैं, इसको एयर टाइट करना करते हैं। तो मान लो कोई चार्ज बॉडी है, उसको अगर करना हो तो कैसे करें, तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कंडक्टर यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अ कंडक्टिंग बॉक्स is an equipotential volume, hence the electric field inside the conductor is zero. Any object placed inside the box is shielded from the external electric field. This principle is vital for protecting sensitive electronics components from external electrical interference. अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे घर में जो भी चीजें हैं, स्टेबलाइजर है, वो बाहर से कैबिनेट उसका लोहा का ही क्यों बना रहता है? कभी सोची है? लोहा का ही क्यों बना रहता है? वो प्लास्टिक का भी बन सकता था ना, सस्ता पड़ता, नहीं बनता। तो लोहा का ही क्यों बना रहता है? तुम्हारे घर का वॉशिंग मशीन जो है, जो वो लोहा का ही क्यों बना हुआ है उसका कैबिनेट? फ्रिज का कैबिनेट जो है वो लोहा का ही क्यों बना हुआ है? कभी सोची है? वो इसलिए किया गया है ताकि अगर वो चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, चार्ज हो तो पूरा पैक रहे, तो बाहर की चीजों से है ना, वो उसकी सुरक्षा बाहर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, आप उसकी अंदर के कंपोनेंट की सुरक्षा करें, समझे? इसलिए ये सील्ड पैक किया जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। इसका जनरल लाइफ में यही यूज है। क्विज कर रहा है, अब बताओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगर द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, आंसर भी दे ही दिया है ये। ठीक है, अब चलते हैं, ये मेरे पास आया कंक्लूजन की। अब इसमें की में क्या कहा गया जो समझ लो। समरी में यही कहा गया कि समरी में इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस है कांस्टेंट पोटेंशियल का, कांस्टेंट पोटेंशियल का, बट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो, बट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल नॉट बी जीरो, इट विल बी कांस्टेंट। तो ये कहा गया the key properties are that the work done along them is zero, बिल्कुल सही है, work done will be zero ना, potential, and the electric field lines are always perpendicular to them, they never intersect, and their spacing indicates that the strength of electric field. This concept is not just electrical, it is explained the theoretical, sorry, just theoretical, it is it explain the behavior of conductors and is applied in the practical technologies like electrostatic shielding। और बताया कि what was the reason behind the formation of cabinets of all क्या इसका कैबिनेट, डिवाइसेस का कैबिनेट जो बना जाता है। अब यहाँ पे दिखा दिया तुमको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आया, तो हम देख लिए आज इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। डिफिनेशन वगैरह हम नहीं दिए हैं कि मतलब डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, विजुअलाइजेशन क्या कुछ वीडियो वगैरह दिखाने का था प्रयास, नेट नहीं चल रहा ढंग से। तो आज के वीडियो के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कुछ बोलिएगा, बताइएगा और सजेशन दीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से हैं बेल आइकन को दबा करके एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।